हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग वीक 4 के करंट अफेयर्स यानी 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के टोटल करंट अफेयर्स को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड? भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान ने पूर्वी लहर अभ्यास आयोजित किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। थोड़ा सा और समझो। जो ऐसा है, जो इंडियन नेवी ने ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज कंडक्ट किया, कहाँ पे? तो ईस्टर्न सी कोस्ट। ये है हमारा इंडिया का सी कोस्ट। टोटल 1600 किलोमीटर्स का सी कोस्ट है। एक कमांड आपका यहाँ है, ईस्टर्न कमांड, ठीक है। एक कमांड आपका मुंबई में है। ईस्टर्न कमांड आपका विशाखापत्तनम में, ये याद रखना। वेस्टर्न कमांड जो है वो मुंबई में है, और एक नीचे है जो कि सदर्न कमांड है, वो है कोच्चि में, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी के बारे में समझो। 1612 में अस्तित्व में आया। कब की बात है? ये तो ब्रिटिश कालीन बात है। उसके बाद इसका जो मोटो है वो सम नो वरुणा। नेवी डे दिसंबर 4 को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो ऐसा है, जो 1971 में 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इस समय में ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा था, जिसमें इंडियन नेवी ने 4 पाकिस्तानी वेसल्स को डुबा दिया था, जिसमें से पीएनएस खैबर भी था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तानियों का जहाज था। और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नेवी पर्सनल मारे गए थे। हमारे भी कुछ पर्सनल मारे गए थे, नेवी पर्सनल मारे गए थे। और उन्हीं को याद करते हुए भी हम लोग दिसंबर 4 को नेवी डे मनाते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नेवी के सुप्रीम कमांडर होते हैं, और इसी तरीके से एयरफोर्स के भी सुप्रीम कमांडर होते हैं, और इंडियन आर्मी के भी कमांडर प्रेसिडेंट ही होते हैं, सुप्रीम कमांडर। इंडियन नेवी चीफ जो है वो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे भी सवाल आ जाता है। अगला सवाल लेते हैं। विच इज द कंट्री विद द मोस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2023? दोस्तों, 2023 के हिसाब में, मतलब 2023 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बना अमेरिका। ये हमेशा से ही नंबर 1 रहता है। क्यों रहता है वो भी समझो। सबसे पहले एजेंसी समझो कौन सा है, तो सिप्री। सिप्री है, हमें बताती है जो भाई कितने लोगों ने कितने पैसे खर्च किए मिलिट्री स्पेंडिंग में, ठीक है। स्वीडन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही है सिप्री। और ये बताता है जो 2022 के मुकाबले 2023 में 6.8% की वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ। नंबर 1 पे चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। आंकड़े देखो, $916 बिलियन। चाइना $296 बिलियन। रशिया $109 बिलियन। इंडिया $83.6 बिलियन। सऊदी अरेबिया $75.8 बिलियन। तो दोस्तों, अब आप एक चीज गौर करो। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जो अभी जो देश में चल रहा है उस हिसाब से अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ये वो बात चलती रहती है। बात सही है, तीसरी बन जाओ, पहले 10वीं थी, ये भी सही है। लेकिन आप देखो गैप देखो कितना है। जो अर्थव्यवस्था का हाल है वो ही आपको यहाँ पे मिलिट्री स्पेंडिंग में भी दिखेगा। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो उतना पैसा खर्च करेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स को देखो, $916 बिलियन खर्च कर रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, वो मात्र $296 बिलियन खर्च कर रहा है, यानी कि अमेरिका के मुकाबले वन थर्ड। और रशिया जो है वो $109 बिलियन खर्च कर रहा है, यानी कि वन थर्ड का वन हाफ। और इंडिया जो है $83.6 बिलियन कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गई मिलिट्री स्पेंडिंग की बात। हाँ, अगर ये बोलेंगे जो बिगेस्ट इंपोर्टर कौन सा है, तो इंडिया है भाई, ठीक है। तो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। सबसे ज्यादा हम लोग आर्म्स मंगाते हैं दूसरे देश से, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आयात बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आर्म्स भी आयात करते हैं, टेक्नोलॉजी भी आयात करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा कभी ना कभी हर हफ्ते कोई ना कोई डिफेंस डील देखने को मिल ही जाएगी। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द टाइटल ऑफ चेस कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये नाम है डी गुकेश। और बड़े ही यंग खिलाड़ी हैं, और 17 ईयर ओल्ड है मात्र। और इन्होंने कैंडिडेट्स फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। फिडे क्या हुआ? तो फिडे वो एजेंसी है, वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रैंड मास्टर का टाइटल देती है, ठीक है। और ये बहुत सारे गेम्स भी कंडक्ट कराती है। तो अभी हाल ही में डी गुकेश सामने उभरे हैं। आर प्रगदानंदा भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये भी बड़े यंग है, अराउंड 10 ईयर या 13 ईयर्स के हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन इनका भी नाम बड़ा ही चला था। अभी डी गुकेश सामने आए हैं क्योंकि ये यंगेस्ट विनर बन गए हैं, और इन्होंने गैरी कास्परोव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये सेकंड इंडियन ऐसा करने वाले हुए हैं। पहला नंबर है विश्वनाथन आनंद का, तो ये यंगेस्ट हो गया। कौन सा है? तो डी गुकेश जी, ठीक है। और फिडे का जो वुमेन कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट है वो जीता है टेन जोंगी ने। और करंट चेस वर्ल्ड चैंपियन की बात करें तो चाइना के अंदर में ये खिताब जाता है, यानी कि डिंग लाइरेन जो है वही आपके फिडे ग्रैंड मास्टर हुए, ठीक है।
Which Indian won 2 gold medals in ACC Para Canoe Asian Championship 2024? किस भारतीय ने एसीसी पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों, जब भी पैरा कैनोइंग की बात आएगी तो एक नाम आप जरूर याद रखना, उसका नाम है प्राची यादव। इनके बारे में थोड़ा सा समझो। सबसे पहले ये समझो, जो इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है? तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको प्राची यादव पैरा कैनोइंग से बिलोंग करती हैं, और एक और महिला है शीतल देवी, उसको भी इसी साल मिला है, मतलब 2023 का अवार्ड इसी साल मिला है शीतल देवी। ये आपको आर्चरी करती हैं, पैरा आर्चरी करती हैं, ठीक है? तो प्राची यादव और शीतल देवी, दो नाम याद रखना। प्राची यादव जो है वो पैरा कैनोइंग करती हैं। पैरा कैनोइंग क्या होता है वो भी समझते हैं। देखो ऐसा है, जो ये महिला है प्राची यादव, ठीक है, और इन्होंने ये पहली इंडियन एथलीट हैं जो कि पैरा कैनोइंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? तो पैरा ओलंपिक्स में। यही होता है कैनोइंग, आप देख लो, कैनोइंग एंड कयाकिंग, ठीक है? ये आपको दिमाग में रखना है। एक कैनोइंग से जुड़ा एक और करंट अफेयर्स है जो कि हमने अप्रैल वीक 1 में कवर करा है, और वो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ये है, जो एक महिला है, इनका नाम है बिल्किस मीर, और ये पहली ऐसी महिला है जो कि आपको ज्यूरी मेंबर बनी है इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में, ठीक है? और ये भी कयाकिंग एंड कैनोइंग करती हैं, ठीक है? ये पैरा कैनोइंग है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है? When is the World Book and Copyright Day observed every year? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। इससे भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है, जो ये कौन स्टार्ट करता है, ये किसने स्टार्ट किया था? तो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है। वर्ल्ड बुक डे 2024 का थीम है रीड योर वे। Volcano Mount Erebus was in the news recently. In which continent it is located? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। ज्वालामुखी माउंट एरबस जो है वो अंटार्कटिका में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। ऐसा है, जो वो एक्टिव वॉल्केनो है, पहली बात ये समझो, और ये अंटार्कटिका का फेमस एक्टिव वॉल्केनो है। अब एक्टिव होने के कारण उसके अंदर से गोल्ड डस्ट बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन $6,000 एवरी डे आंकी जा रही है, ठीक है? तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और ये सेकंड हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि रॉस आइलैंड पे है लोकेटेड। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाएगा, माउंट एरबस कहाँ का ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का। रॉस आइलैंड कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका का, ठीक है? और ये मोस्ट सदर्नली एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ है। वैसे हाईएस्ट वॉल्केनो की बात करें तो आप समझो, ये साउथ अमेरिका है, ये एंडीज माउंटेन्स है, और यहीं पे आपको एक नवेडो करके समथिंग है, लंबा चौड़ा नाम है, नवेडो सॉल, ऐसे किस तरीके से नाम है, वही हाईएस्ट वोल्केनो है, मुझे याद आ रहा है। इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच टू टीम्स इन द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों की प्रायोजक बनी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। ऐसा है, जो इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी जो है, उसने नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में अपना स्पॉन्सरशिप उसको दिया है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को। सवाल ये बनेगा, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ पे होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज में होने वाला है, और यूनाइटेड स्टेट्स में साथ में होने वाला है। कब से? तो 1 जून से लेकर 29 तक। ये मेंस कैटेगरी में, वुमेन वाला हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है? और नंदिनी के बारे में समझो। ऐसा है, जो ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है नंदिनी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में ये न्यूज में आया था। कब आया था? जब कर्नाटका में जब चुनाव हुए थे ना, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो राहुल गांधी ने नंदिनी को प्रमोट किया था, ठीक है? और मे बी ऐसा है, जो गुजरात का ब्रांड अमूल है, उसके अगेंस्ट लोकल दिखाने के लिए नंदिनी को प्रमोट किया गया हो। वैसे आपको बता दें, हर स्टेट में अपना मिल्क का ब्रांड बहुत ही अच्छे से प्रमोट हुआ है। जैसे बिहार में आओगे तो सुधा है, मदर डेयरी आपको दिल्ली के रीजन्स में तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब तो उसका प्रेजेंस इंडिया में भी हो गया है, अमूल का भी प्रेजेंस इंडिया में है। हर स्टेट में अपना एक दूध का ब्रांड हमेशा सामने आया है। कारण भी है, कारण ये है, जो दूध के जो लॉजिस्टिक्स जो होते हैं ना, आप कहीं से भैंस से दूध निकालो, लेके जाओगे कहीं और, तो उससे अच्छा है, जो अगर आपको दूध ही बेचना है तो आप उसको लोकली बेच दो। तो लोकली एक ब्रांड बना के बेच दो थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना? तो नंदिनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है कर्नाटका का। हु हैज bestowed with the prestigious किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रतन टाटा। रतन टाटा कौन हुए? तो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलेंट्रोपिस्ट हैं। फिलेंट्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मानव सेवा में लगा हो ना, उसको फिलेंट्रोपिस्ट कहते हैं। ये अपना सारा पैसा वैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। कैसे बना वर्ड ये समझो। फाइला जो है ना, PHILA, इसका मतलब होता है टू लव।
और एंथ्रोपोस, ANTHROPOS, इसका मतलब होता है ह्यूमन या फिर ह्यूमैनिटी, इसी से समझ जाओ। इन लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, जो कि रतन टाटा हैं। और इनको किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का मिला है और ये किसके द्वारा मिला है? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कौन है डायरेक्टर इसके? तो अच्युत सामंत, आप फोटो में देखो, उड़ीसा में है। टू टाइम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सौरभ घोषाल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेइंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सौरभ घोषाल किस खेल से संबंध रखते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। सौरभ घोषाल जो हैं वो स्क्वैश खेलते हैं। ठीक है, और सौरभ घोषाल जी को आप ऐसा समझो जी, ओनली भारतीय थे, पहले नहीं कह लो, ओनली थे, एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। नंबर 10 पे इन्होंने 2010 में एंट्री मारी और 6 महीने तक बने रहे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 13 नेशनल टाइटल जीतने का। और 2007 में सौरभ घोषाल बने आपको पहले ऐसे स्क्वैश प्लेयर जो कि कंट्री के सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड्स अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए गए। ठीक है, तो सौरभ घोषाल मींस स्क्वैश, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हु वॉन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ईयर अवार्ड? दोस्तों ये वैसे तो करंट अफेयर्स है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो ना, इसी को मिला है आपको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। बड़ा ही दुखदाई है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये मिला है इनको मोहम्मद सालिम को, ये फोटोग्राफर हैं। और किस लिए मिला है वो समझो। ऐसा है, जो आपको पता है इजराइल एंड पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण लाखों लोग कहो या फिर जो भी जितने भी लोग हैं, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत घर तबाह हो रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ वहीं से निकल के आई है, पैलेस्टीन से। ऐसा है, जो इसराइल ने पैलेस्टीन पे बॉम्बिंग की थी, ये हॉस्पिटल की बॉम्बिंग की तस्वीर है, जहाँ पे एक महिला अपनी भतीजी को, ठीक है, 5 साल की भतीजी की लाश लिए यहाँ पे फोटो ली गई थी। और इसी को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 को मिला है। दोस्तों ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है ना, जो आपको किसी भी इवेंट पे या फिर जो देश में चल रहा है ना, उस पर ध्यान आकर्षित किया जाए। ठीक है, और खासकर ये जो फोटोज वगैरह जो होती हैं, वो खासकर वॉर वॉर ट्रोडन एरियाज जो होते हैं ना, वहीं से फोटोज निकल के सामने आती हैं। बड़ा दुखदाई है। हु हैज सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक कोटा इन रोइंग? दोस्तों रोइंग इस तरीके का खेल होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बलराज पंवर, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और द मेंस सिंगल स्कल इवेंट हैज बीन हेल्ड इन एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स इन चंगजू साउथ कोरिया। आपको पता है जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, उस ओलंपिक से पहले क्वालिफाइंग इवेंट होते हैं, क्वालिफायर्स इवेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने पहला कोटा इस गेम में हासिल किया है। ठीक है, अगला सवाल है, जो हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साइट्रियन इंडिया? साइट्रियन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने महेंद्र सिंह धोनी। सैटर्न इंडिया के बारे में हमने वीक 2 में भी डिस्कस करा था, जो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है ईवीज में। और ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी इंडोनेशिया वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। When इज द नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है वो समझो। ऐसा है, पहली बार ये मनाया गया था 21 अप्रैल 2006। किस चीज़ को याद किया जा रहा है? याद ये किया जा रहा है जो इसी दिन हमारे जो प्रथम होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को एड्रेस किया था। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स जो थे उनको एड्रेस किया था। कब की बात है? तो 1947, जब हमें आज़ादी मिली, April 21, 1947, यानी कि आज़ादी से पहले ही एड्रेस किया था। ओके, द डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एक तरीके का बुनियादी ढांचा है ये, जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बचा के रखता है। आपको पता होगा जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं और जुडिशरी होती है ना, तो आप ये समझो जो नेता बदलते चले जाते हैं 5 साल में, वो टेम्परेरी ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वही ढांचा को संभाल के रखते हैं, देश के ढांचा को संभाल के चलते हैं। ठीक है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन ये ढांचा टिका हुआ है, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स के द्वारा लिया जाता है, देखा जाता है। तो इस दैट्स वाई आपको इस तरीके से सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कब कहा था? तो इसी दिन कहा था, 21 अप्रैल 1947। विच कंट्री हैज बिकम द 39th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अग्रीमेंट? कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों स्लोवेनिया।
स्लोवेनिया 29th कंट्री है जो कि आर्टेमिस एग्रीमेंट का पार्ट बना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। और उससे पहले स्वीडन बना था जो कि 38th कंट्री था। और अब समझो आर्टेमिस एग्रीमेंट है क्या। ये आपको 2020 में साइन किया गया 13 अक्टूबर में। किसके लिए साइन किया गया था? द आर्टेमिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा अमॉन्ग द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स कंसर्निंग आउटर स्पेस। देखो दोस्तों, ऐसा है जो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में, सॉरी, हाँ 1967 में अस्तित्व में आया। और इसी के फाउंडेशन पे आर्टेमिस एग्रीमेंट तैयार हुआ है। क्या होता है ये? ऐसा है, जो आपका स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन होगा ना, स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन होगा वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा, पीसफुल पर्पसेस होना चाहिए। और इसी के कारण आपको जो आउटर स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उस पे आपको एक तरीके का ट्रैफिक हो गया या फिर डिब्री हो गया। डिब्री मतलब आप जाओ वहाँ पे, अगर स्पेस में जाके कुछ चीज़ें छोड़ के आ जाओ, सैटेलाइट्स वगैरह जो टूटती उड़ती हैं उसको अगर आपको हटाना हो, ये सारे इस आउटर स्पेस ट्रीटी का ही पार्ट है, आर्टेमिस एग्रीमेंट का पार्ट है। धीरे धीरे सारे देश इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। हमारा भारत भी इसका पार्ट है, लेकिन नॉन बाइंडिंग पार्ट है। मतलब पार्ट तो है लेकिन डिसाइड मैं खुद करूंगा जो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। कंट्रीज दैट साइन द आर्टेमिस एग्रीमेंट इन 2024 में कौन कौन साइन हुए हैं? तो बेल्जियम साइन हुए हैं, ग्रीस साइन हुए हैं, उरुग्वे साइन हुआ है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्लोवेनिया। हाल ही में न्यूज आया था, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये क्या कर रही है? स्पेस एक्स आपको स्पेस में रॉकेट वॉकेट छोड़ती है, सैटेलाइट वगैरह छोड़ती है, और वो एक तरीके का डिब्री बना दे रहा है, मतलब एक तरीके से स्पेस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उस उन सभी को रोकथाम के लिए एक तरीके की ट्रीटी तो होनी चाहिए ना, ताकि आप उस पर काबू कर सको, जो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्पेस इज फॉर ऑल, सभी के लिए है वो। ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स की फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कौन कौन से कंट्री हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी है। ठीक है, ये साउथ कोरिया दोस्तों, नॉर्थ कोरिया नहीं है। और रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। हु ऑथर्ड द बुक एडवेंचर ऑफ द ट्रैवलिंग मॉन्क, अ मेमोर? मेमोर जब कभी होता है ना, जब आपके लाइफ में कोई इवेंट घटता है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। एडवेंचर ऑफ द ट्रैवलिंग मॉन्क, अ मेमोर, पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है इंदिरा ड्यूमाना स्वामी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ठीक है, इनके बारे में ऐसा समझो, ये अपनी किताब में आपको प्रोफाउंड मिस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअल इंसाइट्स दे रहे हैं, और इनका 50 साल का जो अनुभव है उसमें उन्होंने ये सारी चीजें शेयर की हैं। ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ द ट्रैवलिंग मॉन्क। Llama 3, a real-time image generator has have been unveiled by Llama 3। रियल टाइम इमेज जनरेटर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसका सही उत्तर है मेटा। मेटा क्या है? तो मेटा आप समझो, पहले एक कंपनी आई थी फेसबुक, है ना, मार्क जुकरबर्ग की। और उन्होंने क्या किया, और भी सारी कंपनीज बनाती गए हैं, क्योंकि इनोवेशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो सभी को एक एक तरीके से मेटा नाम की जो कंपनी है उसके अंदर में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी के अंदर में सभी कंपनियां आती चली गई। ठीक है, तो मेटा जो है वो आपको एआई में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये लामा 3 जो है वो उसी का पार्ट है, जो रियल टाइम इमेज जनरेट करके देगा। रियल टाइम इमेज जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, जो ये मान लो कमांड है, और इसमें आपको सुपर फास्ट इमेज जनरेट होगा। ठीक है, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने लिखा अ हॉर्स, तो यहाँ पे हॉर्स बन के आ जाएगा। विद अ स्टिक, तो फिर वो स्टिक लगाते हुए स्टिक के साथ आ जाएगा। तो रियल टाइम इमेज जनरेट होता चलेगा। ठीक है, अब इसमें विद अ फ्लावर, तो हाथ में फ्लावर लेके आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना फास्ट इनका इंजन होगा। ठीक है, जो रियल टाइम इमेज जनरेट करके दे दे। माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई में इसने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसने ओपन एआई के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। को पायलट, आपको नाम पता होगा, को पायलट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिख जाता होगा। इंटेल भी अब एआई में अपने कदम बढ़ा रहा है। टाटा के बारे में पता नहीं, लेकिन कर रहा होगा। ठीक है,
ऑन विच डेट इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। इस पे सवाल आए हुए हैं और आते ही रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इन द अर्ली 1950s फर्स्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। 1950 की बात है, जब एनडीसी बना था ना, तो उसने रिकमेंडेशन किया था जो एक तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को लाया जाए। 1993 में आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये सवालों में आते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। पंचायती सिस्टम केम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द रूरल एरियाज। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने आपको नगौर, आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, नगौर में आपको 2 अक्टूबर 1959, गांधी जी का जन्म जो हुआ है 2 अक्टूबर को हुआ था, 1959 में त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायती सिस्टम को लेके आए, जिसमें 3 टायर कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। तो सवाल आपको क्या कहेंगे वो समझो। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए है? तो ये पंचायती राज के लिए है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज के लिए, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत पहली बार कब अस्तित्व में आया, तो वो भी आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। वेयर वॉज इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड टू सेलिब्रेट अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल 2024? 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लगाई गई थी और यहाँ पे CSIR का मुख्यालय है और इसी के द्वारा लगाया गया है। CSIR के बारे में भी समझते हैं, उससे पहले यहाँ पे अब कितने भी सवाल बन सकते हैं वो समझो। ऐसा है, तो सबसे पहला सवाल ये बनेगा, जो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल 2024। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए। अर्थ डे मनाता कौन है? तो earthday.org एक संस्था है, उसी के द्वारा ये मनाया जाता है। और CSIR ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी घड़ी लगाई है, क्लाइमेट क्लॉक। कहाँ पे लगाया है? तो अपने हेडक्वार्टर में ही लगाया है, न्यू दिल्ली में। और CSIR 1942 में ही अस्तित्व में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तरीके की ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। और इसके कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स ये हैं, जो पहला जो सुपर कंप्यूटर जो परम जो था, सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, वो CSIR के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट CSIR नोवेल ड्रग्स बनाने में, मेडिसिनल प्लांट्स के कुछ कुछ चीज़ों में भी इस्तेमाल में क्रिएशन करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये हो गई, और इस बार का अर्थ डे का जो थीम है ना, वो भी सवाल बड़ा अच्छा है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये कभी भी आपको सवाल के रूप में दिख जाएगा, इसको भी आपको पता होना चाहिए। Who has dethroned Manika Batra to become India's #1 women's singles table tennis in 2024? मनिका बत्रा के ऊपर में बहुत बार सवाल आ चुका है। मोनिका बत्रा नहीं, मनिका बत्रा दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अब उनका जो सिंगल्स टेबल टेनिस का जो खिताब था, अब वो सृजा अकुला जी ले गई हैं। सृजा अकुला जी के बारे में जानिए। वो ऐसा है जो अब वो इंडिया की #1 वुमेन सिंगल्स टेबल टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं, और ये आपको ITTF की जो रैंकिंग है, इसमें 38th रैंकिंग पे ये आ चुकी हैं। उसके बाद इनके पास और भी अन्य खिताब इनको मिले हैं। एक तो है WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 और WTT फीडर बेरूट सेकंड, और उसके बाद नोटेबल विक्ट्री हुई है वर्ल्ड #2 रैंकिंग के साथ वैंग यीडी एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्रा कौन से खेल से संबंध रखती हैं, श्रीजा अकुला कौन से खेल से संबंध रखती हैं, और जो वुमेन सिंगल्स टेबल टेनिस टाइटल अभी किसके पास है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और श्रीजा जो है, ये 2 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं इन मिक्स्ड डबल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। In which command of the Indian Armed Forces carried out the successful launch of the new variant of medium-range ballistic missile on April 23rd, 2024? भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमान ने 23 अप्रैल 2024 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया? दोस्तों ये किया गया है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के बारे में। स्टैटिक फोर्सेस कमांड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वीक 1 या वीक 2 में, जो हमने आपको बताया था। जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज करता है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमारे भारत के समझो आर्सेनल में ये एक तरीके से इनकॉर्पोरेट हुआ है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हमारे पास प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, और जो अभी का जो ये डिलिब्रेशन है, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है, जिसमें आपको 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता को
आसानी से डेवलप करने का मुहिम चल रहा है। इन विच स्टेट इज द सिंग केलांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आपको फेस्टिवल से देखने को मिलते हैं और हमेशा टेढ़े मेढ़े सवाल ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मेघालय का है और खासी ट्राइब 24th सिंग खिलांग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन वाहीजेर मेघालय। खासी पीपल ही मनाते हैं वहाँ पे। गारो खासी जयंतियाँ तीन बहुत बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं और इन्हीं के नाम पे 3 हिल्स हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, जिसमें से जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो खासी कम्युनिटी है। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दोस्तों ये आपको काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। क्या है ये? क्या ये है एक्चुअली में ऐसा है जो आप एक तरीके का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, माया को पहचाचा नेपाल इन कोलैबोरेशन विद नेपाल टूरिज्म बोर्ड, उन दोनों ने मिलके नेपाल को आपको जो सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती हैं साउथ इंडिया में साउथ एशिया में, जिसको जैसे कि एग्जांपल में एलजीबीटी कम्युनिटी जो हो गए, उन सभी के लिए सेफ प्लेस नेपाल को बनाने की तैयारी चल रही है, एक मुहिम चल रही है। उसी के अंतर्गत फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बनाया गया, मतलब किया गया। इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड? किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये कुवैत के, भारत और कुवैत के बीच में परस्पर संबंध डेवलप हुए हैं, उसके कारण ये चीज किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन कुवैत रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज स्टार्टेड इन हिंदी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट हैज टॉप इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स इन फिस्कल ईयर 2023-2024? वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर है कर्नाटका, आई एम सॉरी तमिलनाडु, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु हैज अचीव्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग $9.56 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन फिजिकल ईयर 23-24, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसा है जो कर्नाटका में सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में एक तरीके की बढ़त है, और जब इसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स की बात होगी, तो तमिलनाडु अब धीरे धीरे उभर के सामने आ रहा है। ठीक है, स्टार्टअप के मामले में भी तमिलनाडु सबसे ऊपर अभी जाता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु हैज अचीव 33% of the total national share of electronics exports. कर्नाटका रैंक सेकंड इन द लिस्ट ऑफ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टिंग स्टेट्स। तो ये आपको दिमाग में रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली की बात करें तो कर्नाटका। वेयर इज द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चाइना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 जो है वो सांघाई चाइना में होने वाला है। और द इंडियन ट्रायो जो कहा जाता है कि इनको तरनदीप रॉय, धीरज बोम्मा देवारा एंड प्रवीण जाधव। ठीक है, और इन लोगों ने मेंस के रिकर्व फाइनल में जगह बनाई है। ज्योति सुरेखा वेन्नम फिनिश्ड सेकंड इन द वर्ल्ड वुमेन्स कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड इन स्टेज 1। Who has been appointed as the brand ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उसैन बोल्ट को, जो कि बहुत ही फेमस धावक हैं, स्प्रिंटर हैं। क्यों ऐसा किया गया है, इनको क्यों बनाया गया है एम्बेसडर, ये समझो। जो देखो ऐसा है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 1 जून से लेके 29 जून तक कहाँ होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। उसैन बोल्ट जो है वो कैरेबियन आइलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन जो क्रिकेट भी खेलती है, जो वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। ठीक है, वेस्ट इंडीज एज सच कोई कंट्री है नहीं। ठीक है, तो उसैन बोल्ट को ऐसा कहा गया है जो इसको आप प्रमोट करो, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इस इवेंट में T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें 20 टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा समझो, जो कैसे, कहाँ से, किस तरह से ये अस्तित्व में आया। 20 ओवर का ये मैच होता है। ठीक है, और ये पहली बार इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे इसको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था 2005 में, और ऑस्ट्रेलिया इमर्ज्ड विक्टोरियस, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द T20 फॉर्मेट, आईसीसी डिसाइडेड टू होल्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर मेन। पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने डिसाइड किया जो हम लोग इसको वर्ल्ड कप फॉर मेन चालू करेंगे। द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ, और
इंडिया जो है वो जीता। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 जो है उसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया था और विनर इंग्लैंड था। अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट वेस्ट इंडीज है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है अप्रैल 25 में, अप्रैल 25। वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25। दो चीज याद, दो चार चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मलेरिया से रिलेटेड। ऐसा है जो अप्रैल 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। और एक और चीज समझो, जो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो मलेरिया किसके द्वारा होता है, ऑप्शन दे देंगे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आपको ये प्रोटोजोआ ध्यान में रखना है और ये प्लाज्मोडियम के द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से कालाजार जो है वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है ना। उसके बाद इसका जो कैरियर है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, मेल नहीं, सिर्फ फीमेल ही इसको कैरी करती है, वही आपको मलेरिया फैलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो कब तक का टारगेट है जब हम खत्म कर देंगे मलेरिया को? 2030 तक हमारा टारगेट है जो इंडिया में पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा मलेरिया को। ठीक है। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नीदरलैंड्स। प्रदीप कुमार दास, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, participated in 26th edition of the World Energy Congress in Rotterdam, नीदरलैंड। ठीक है। और हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में बात कर लें तो ऐसा कहा जाता है जो इंडिया जो है वो चौथे स्थान पे है ग्लोबली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सुब्रमण्यम धारेश्वर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? दोस्तों ये सही उत्तर है यक्षगान। यक्षगान को हमने फोक डांस वाली वीडियो में अच्छे से कवर करा है। इसके अलावा अगर आप थिएटर्स वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी हमने इसको कवर करा है स्टैटिक जीके के कोर्स में। और आप ये समझो यक्षगान एक तरीके का फोक डांस भी है, थिएटर्स भी है, इसी में दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बेसिकली फोक थिएटर ही है जिसमें फोक डांस भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ का है? तो कर्नाटका का है। फेमस यक्षगान सिंगर सुब्रमण्य धारेश्वर पास्ट अवे इन द एज ऑफ 67। ठीक है, इनको भागवत श्रेष्ठ भी बुलाते थे क्योंकि इनकी आवाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यक्षगान फोक थिएटर, फोक डांस दोनों के कैटेगरी में आता है। कहाँ पे होता है? तो कर्नाटका में। और ये सिमिलर है थय्यम। थय्यम कहाँ पे होता है? तो केरला में होता है। ठीक है। अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। ठीक है, और कुछ चीजें समझो एक्सिस बैंक के बारे में। ऐसा है, जो पहले ये UTI बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो 1994 में 1994 में अपना स्टार्ट किया एज अ बैंकिंग। कहीं भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा जो UTI बैंक किस बैंक को कहते थे, तो एक्सिस बैंक। ये आपको प्राइवेट बैंक के मामले में थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। पहला है HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा है एक्सिस बैंक। कहाँ पे मुख्यालय है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ठीक है, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, MD एंड CEO अमिताभ चौधरी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का थीम क्या है? दोस्तों इसका थीम है IP एंड द SDG बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो जो है, ये आपको समझो 26 अप्रैल को अस्तित्व में आया। विपो रूट्स गो बैक to the signing of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in 1883। WTO का ही पार्ट है ये, आप इसको समझो। ठीक है, it was in 1974 that WIPO was designated as a specialized agency under United Nation। United Nation के कौन से? तो WTO है ना। WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ थे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। India's first multi-purpose heat and power green hydrogen pilot project was launched in which state? भारत की पहली बहुउद्देशीय गर्मी और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ऐसा है, जो आप ये समझो, जो आप हाइड्रोजन को एक तरीके से आपको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना टफ इसीलिए है क्योंकि इसको बांध के रखना बड़ा ही मुश्किल है। देख लो कितना बड़ा बड़ा कंटेनर है,
ठीक है, यही कारण है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के डेवलपमेंट में टाइम इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये आप एक तरीके से कैप्चर करके एज एन एनर्जी की तरह इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, स्पॉन्टेनियस होता है। यही कारण है जो इसमें टाइम लगता है, अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा एक तरीके के एनर्जी का सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। Who has been named as the ambassador of ICC Women's T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर? हमने देख लिया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में, और अब हम लोग आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्बेसडर। तो ये हैं सना मीर, पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इन्हें ही T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ये बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अब ये वुमेन्स वाला T20 कहाँ होने वाला है? तो अबू धाबी। मेंस वाला कहाँ होने वाला था? तो हमने देख लिया, वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वुमेन्स वाला अबू धाबी यूएई में, और 10 टीमें पार्ट लेंगी इसमें। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया? किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है पपुआ न्यू ने। पपुआ न्यू ने पहली बार अपना रक्षा सलाहकार हमारे यहाँ नियुक्त किया है, जिसका नाम है कर्नल एडिसन नेपियर। पपुआ न्यू से हमारे संबंध 1976 से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। द G7 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर? G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों ऐसा है, जो ये इटली में किया जाएगा। और पहला चीज़ ये समझो, दूसरा चीज़ ये समझो, जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो हुए जॉर्जिया मेलोनी। जाने वाले कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी ये G7 समिट में जाएंगे, जून में जाएंगे। ठीक है, तो G7 के मेंबर कौन कौन से हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, G7 के मेंबर यही हैं। भारत नहीं है G7 का मेंबर, भारत G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन जब हो गया है उसका मेंबर है, G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। G7 के बारे में समझ लो, ऐसा है जो 25 मार्च 1973 में ये अस्तित्व में आया, और पहला समिट इसका 15 नवंबर 1975 में हुआ। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, और 49th G7 समिट 2023 में जापान में हुआ था, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पहले रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में रशिया से इसके संबंध बाकियों के खराब हो गए थे। Where has been Indian Air Force successfully test fired the Crystal Maze 2 मिसाइल? भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में। क्रिस्टल मेज 2 जो है वो उसको रॉक्स भी कहा जाता है, और ये इज़राइल के द्वारा बनाया गया है। हमने इसको आयात किया है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, जो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, कहने का मतलब हवा में चलाई जाती है थ्रू कोई फाइटर जेट हो गया। हमने अभी यहाँ पे सुखोई MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, और हवा से चला के ज़मीन पे कुछ होगा उस पर टारगेट करके ये चलाया जाता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल? दोस्तों ये है Phi 3 मिनी। आप समझो, जो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने Phi 3 आपको नया SLM डेवलप किया है। SLM हुआ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, और LLM हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा डेटा फीड करना पड़ता है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। चैट GPT उसी का उदाहरण है। यहाँ पे चैट GPT मिनी दिख रहा है, तो ये नहीं। आपको यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, तो इसका उत्तर है Phi 3 मिनी। आपको पता है जो डिफरेंट टेक कंपनीज जो हैं वो AI में अब आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में क्या है ना, जो ये सिस्टम पे ज़्यादा जोर नहीं डालेगा, और डेटा प्रोसेसिंग और डेटा क्रंचिंग बहुत ही आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, हु हैज़ बिन अवार्डेड द 2024 लच्छू महाराज अवार्ड? 2024 लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी को। जैसा कि यहाँ पे बाकी के ऑप्शन दिख रहे हैं, इंदिरा नूई आपको पेप्सिको, शांतनु नारायण अडोबे। ठीक है, दोनों इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO हैं, शांतनु नारायण अडोबे के CEO हैं। वैसे बात हो रही है यहाँ पे राजेंद्र कुमार गंगानी जी की, उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। उससे पहले लच्छू महाराज अवार्ड जी के बारे में समझ लो। दोस्तों लच्छू महाराज जो थे कथक घराने से बिलोंग करते थे, और जो लखनऊ का जो कथक घराना है उसके फाउंडर हुआ करते थे ईश्वरी प्रसाद।
जैसे हमने आपको स्टैटिक जीके में निमोनिक्स वाली वीडियो में बड़े अच्छे से समझा दिया है जो कौन कौन लोग थे। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये बिरजू महाराज, ये सारे जो नाम है उसमें हमने आपको अच्छे से करा दिया गया। और उन्हीं के नाम पे, लच्छू महाराज के नाम पे एक पुरस्कार है जिसको लच्छू महाराज अवार्ड कहते हैं, पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी को मिला था, मिला है। और इसके अलावा 10 और लोगों को मिला है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये 31 अगस्त 2024 को ये अवार्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश से दिया जाएगा। बाकी लोग हैं उमा शर्मा, रमा वैद्यनाथन, अ, उमा डोगरा, हेमा मालिनी, सैरा बानो, फिर आपको संध्या पुरीचा, उसके बाद मालविका मित्रा, प्राची शाह, असीम बंधु भट्टाचार्य, पंडित राजेंद्र गंगानी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम। ये 2015 से स्टार्ट है, 2024 को में जो मिल रहा है वो है पंडित राजेंद्र गंगानी जी से। ये कहाँ के बिलोंग करते हैं? ये जयपुर से बिलोंग करते हैं और घराना जो इनका है ये कथक है। बेसिकली ये जो लच्छू महाराज अवार्ड है बेसिकली कथक घराने से रिलेटेड ही होते हैं, जिसमें संध्या पुरीचा जी जो है ये भारतनाट्यम की एक्सपोनेंट हैं। लच्छू महाराज जी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, कथक डांसर हैं। और एक और लच्छू महाराज जो कि तबला प्लेयर हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यहाँ तक कि गूगल जो अपने आर्टिस्ट्स को सम्मान देने के लिए जो गूगल डूडल आपने देखा होगा, उसमें भी एक बार इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था लच्छू महाराज को लेके। ठीक है, और ये कालका बिंदादिन घराना जो है वो लखनऊ घराने का ही पार्ट है। ठीक है, पंडित बिंदादिन महाराज, पंडित कालका प्रसाद और पंडित बिंदादिन महाराज दोनों आपको लखनऊ घराने से ही थे, वहीं से निकल के आया कालका बिंदादिन महाराज। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल ये आएंगे जो बिरजू महाराज कौन से घराने से थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लच्छू महाराज की कंट्रीब्यूशन को दिखाती है। और इनको संगीत नाटक अवार्ड 1957 में मिला था। हु won the Batch Open Squash title for defeating France Melville सियानी मैनिको। ठीक है, फ्रांस में मेलविल सियानी मैनिको को हराकर बैच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता? दोस्तों ये नाम आजकल उभर के आ रहा है वेलाबन सेंथिल कुमार का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही यंग है ये व्यक्ति जो है। इन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जो है 8वां वाला वो इन्होंने जीता है, बैच ओपन चैलेंजर इन पेरिस, डिफीटिंग फ्रांसिस मेलविल सियानो मेनिको को इन्होंने हराया है। तो एक नाम जरूर याद रखिएगा आप स्क्वैश से रिलेटेड, वेलविन सेंथिल कुमार। ठीक है, ये 26 साल के युवा हैं और नए स्क्वैश सेंसेशन के रूप में उभर रहे हैं। Which date is celebrated every year as International Jazz Day? जैज एक तरीके की म्यूजिक होती है और ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल जैज डे जो है ये आपको 2011 से अस्तित्व में आया। और ये जैज डे का जो आप समझो आइडिया आया किनके द्वारा आया, तो एक जैज पियानिस्ट थे और यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर थे हर्बी हैंकॉक, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA। ठीक है, इससे एक जुड़ा एक सवाल है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एज पर अप्रैल 2024? जैसा कि आपको बता दें ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये अभी नवरत्न के कैटेगरी में ये आगे बढ़ी है और ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये हमारे देश में टोटल 17th PSE हैं जो कि नवरत्न कैटेगरी के हैं। आपको दिमाग में रखना होगा, जो मिनी रत्ना नवरत्न जो होते हैं, मिनी रत्ना होता है, नवरत्न होता है, ठीक है, महारत्न होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपको IREDA ये नवरत्न है। ठीक है, और इनके पास ऑटोनॉमी होती है जो ये 1000 अप टू 1000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1987 में ये अस्तित्व में आया और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो प्रदीप कुमार दास हैं। With which country did Indian Navy participate in the maritime partnership exercise in April 2024? अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ समुद्री साझेदारी के अभ्यास में भाग लिया? तो दोस्तों हमने भाग लिया यूनाइटेड किंगडम के साथ, और INS सिहाद्री का इस्तेमाल इसमें हुआ है इंडियन नेवी की तरफ से, और यूके का RFA आर्गस। ठीक है, ये है और लाइम बे participated in the maritime exercise aimed at enhancing interoperability and मेरीटाइम कोऑपरेशन। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ में और हमारे कौन कौन से मेरीटाइम एक्सरसाइज हैं, तो एक है अजय वॉरियर,
कोंकण और इंद्रधनुष, ये आपको याद होना चाहिए। हु हैज ऑथर्ड द बुक द विनर्स माइंडसेट? विनर्स माइंडसेट के जो लेखक हैं वो हैं शेन वॉटसन। जैसा कि आपको पता होगा क्रिकेटर हैं ये। द बुक विनर वॉट माइंडसेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। और आपको पता होगा जो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे फिलिप ह्यूग्स, उनकी सर पे चोट लग जाने के कारण, बॉल के लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये इंसिडेंट शेन वॉटसन को काफ़ी प्रभावित किया उसने। और शेन वॉटसन इस किताब में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की चर्चा करते हैं। हु वॉन गोल्ड इन U8 रैपिड एंड ब्लिट्स कैटेगरी एंड सिल्वर इन द क्लासिकल कैटेगरी एंड एट द एशियन यूथ चैंपियनशिप इन AIN UAE। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में U8 रैपिड और ब्लिट्स श्रेणियों में स्वर्ण और शास्त्रीय श्रेणी में रजत किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है AS सरवानिका। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कितना मतलब बहुत ही कम एज के हैं ये, मात्र 8 साल के हैं। ठीक है, और इसी कारण से ये न्यूज़ बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है दुबई में, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। और इसका जो नाम होगा वो होगा अल मख्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। $35 बिलियन का खर्चा लग रहा है। और ये आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो दुबई आपको पता है जो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा जगह है जो धीरे धीरे विकास के पिनेकल पे पहुंचता जा रहा है। ठीक है। Which media company AI's news anchor Sana won the 2024 Global Media Award for AI-led newsroom transformation? किस मीडिया कंपनी के AI न्यूज एंकर सना ने AI के नेतृत्व वाले न्यूज़रूम परिवर्तन के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडिया टुडे, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। दोस्तों आपको बता दें कि अब न्यूज़ चैनल वाले AI का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं एज अ AI पर्सनैलिटी हु कैन डिलीवर द न्यूज़। अब आपने देखा होगा जो मौसम जो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, जो पटना में इतना टेम्परेचर है, हैदराबाद में इतना है, चेन्नई में इतना है, वो आपने गौर किया होगा जो वो AI बेस्ड मॉडल होती है वही बताती है। धीरे धीरे अब ये न्यूज़ की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। तो जो काम थोड़ा सा मैकेनिकल है वो AI को सौंप दो, वही समझेगा। ठीक है। और इंडिया टुडे ग्रुप जो है वो सना को एज ए इंडियाज फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर के रूप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल? इसका सही उत्तर है दोस्तों दिनेश कुमार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Dinesh Kumar took charge as a presiding officer of the Securities Appellate Tribunal SAT on 29th April 2024. The government of India appointed Justice Dinesh Kumar for the 4-year term. दिनेश कुमार से पहले आपको जो दिनेश कुमार जो थे पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है। अब थोड़ा सा सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में समझ लो। जो सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में अस्तित्व में आया अंडर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। ठीक है, सेबी के अंदर में आया। ठीक है दोस्तों, और सेबी जो है ये अस्तित्व में कब आया? तो ये 1988 में आया। कैसे मुझे याद है? तो मुझे ऐसे याद है जो SEBI है जो है ना, तो ये बी को मैंने 8 के रूप में याद कर रखा है। इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हो। मैं यही तरीका प्रेफर करता हूँ ताकि मुझे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो ऐसा है, जो हमारे यहाँ जुडिशरी है वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है केसेस के लिए। तो फिर क्या है ना, जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, जो अगर मान लो आप शेयर में डील करते हो तो इसका कोई एक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड का ही एक ट्रिब्यूनल होगा जो कि शेयर से रिलेटेड जितने भी कंप्लेन होंगे या फिर एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कंप्लेन होंगे तो वो देखेगा। तो इससे इसकी टारगेटिंग भी बेटर होगी, डिसीजन भी अच्छा होगा और स्पेशलाइजेशन भी बेटर माना जाएगा। ठीक है। और इनको एक तरीके से जुडिशियल पावर दे दिया गया है। ठीक है। तो यही थे आपको अप्रैल वीक 4 के करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर हम जल्दी आएंगे आपके सामने में।